रीढ़ की हड्डी की टीबी क्या होती है, स्पाइन टीबी क्या होती है, मैं आपको बेसिक प्रश्नों के माध्यम से स्लाइड के रूप में समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन कुमार आदिवाल है। आज मैं आपको रीढ़ की हड्डी की टीबी के बारे में बताऊंगा। रीढ़ की हड्डी की टीबी, स्पाइनल टीबी। रीढ़ की हड्डी की टीबी की जानकारी लेने से पहले हम ये जानें कि रीढ़ की हड्डी क्या होती है और टीबी क्या होती है। तो रीढ़ की हड्डी हमारे गर्दन से कमर के नीचे तक जो होती है उसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। इसमें जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं उसे हम वर्टिब्रा बोलते हैं, और उन दो वर्टिब्राओं के बीच के हिस्से को हम डिस्क बोलते हैं। टीबी क्या होती है? टीबी को हिंदी में क्षय रोग या तपेदिक रोग भी बोलते हैं। टीबी बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलती है। ये देखने में गुलाबी रंग का दिखाई देता है, गोलाकार बेलनाकार टाइप का रहता है। रीढ़ की हड्डी की टीबी, स्पाइनल टीबी। रीढ़ की हड्डी की टीबी, स्पाइनल टीबी। टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, जैसे फेफड़े की टीबी, हड्डियों की टीबी, रीढ़ की हड्डी की टीबी, सर की टीबी इत्यादि। आज हम रीढ़ की हड्डी की टीबी के बारे में कुछ प्रश्नों के माध्यम से बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे मरीज का टीबी के प्रति डर खत्म हो, सही इलाज हो सके और इलाज में मरीज लापरवाही न करे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन कुमार आदिवाल है। रीढ़ की हड्डी की टीबी के बारे में जानने से पहले हम रीढ़ की हड्डी के बारे में जानेंगे। रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर के पीछे गर्दन से कमर के नीचे तक होती है, जिसे चिकित्सकीय विज्ञान में 4 भागों में बांटा गया है। CTLS। यहाँ जो नंबर दिख रहे हैं उनके मध्य डिस्क होती है, जिसे डिस्क कहते हैं। ये देखिए, आप चित्र में देख पा रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान में इसको 4 भागों में बांटा गया है। C वाला भाग, T वाला भाग, L वाला भाग और S वाला भाग। ये जो हड्डियां हैं इसको वर्टिब्रा बोलते हैं। इन दो हड्डियों के बीच में जो नीला नीला दिख रहा है उसे डिस्क बोलते हैं। टीबी। टीबी बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, जिसका नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। यह माइक्रोस्कोप से देखने में कुछ इस प्रकार का दिखता है, चमकीला, गुलाबी और बेलनाकार। आप देख सकते हैं, ये गुलाबी रंग का दिख रहा है। ब्लड टेस्ट करते हैं या अपना पस का टेस्ट करते हैं तो उसमें इस टाइप से गुलाबी रंग का दिखता है। इसकी 3D एनिमेशन इस टाइप से है। ये एक बैक्टीरिया है टीबी का, जो एक गोलाकार बेलनाकार है, जो गुलाबी रंग का है। यह बैक्टीरिया बहुत ताकतवर होता है, दवाइयों के प्रति अपना इम्यूनो पावर जनरेट कर लेता अगला प्रश्न आता है कि रीढ़ की हड्डी की टीबी के कारण क्या है। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है, वो यदि छींकता है, खांसता है, थूकता है, तो हो सकता है। संक्रमित खून के संपर्क में आने से हो सकता है, पुरानी चोट से हो सकता है, या एक ही मूवमेंट से भी हो सकता है। ये संभवता नहीं है, पर संक्रमित व्यक्ति और संक्रमित खून के संपर्क में आने से टीबी हो सकती है। है। अगला प्रश्न आता है, रीढ़ की हड्डी की टीबी का कारण क्या है। कारण किसी टीबी पेशेंट के संपर्क में आने से, टीबी से संक्रमित खून के माध्यम से, रीढ़ की हड्डी में पुरानी चोट लगने से, संभवतः एक डिस्क में बार बार लगातार दबाव आने से हो सकता है। क्या होता है, जब हम किसी संक्रमित टीबी पेशेंट के संपर्क में आते हैं, जब वो खांसता है, छींकता है या थूकता है, तो ये बैक्टीरिया स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। जब इस स्वस्थ व्यक्ति का इम्यूनो पावर वीक होता है तो ये बैक्टीरिया इस पर अटैक करता है, या फिर खून के माध्यम से ये शरीर में फैलता है। ये बैक्टीरिया जो वीक एरिया रहता है उस पर जल्दी अटैक करता है। अगला प्रश्न है कि रीढ़ की हड्डी की टीबी कहाँ होती है। रीढ़ की हड्डी की टीबी इंटरवर्टिबल डिस्क से शुरू होती है और पूरे रीढ़ की हड्डी में फैलती है। रीढ़ की हड्डी की टीबी डिस्क में होती है, वर्टिब्रा में होती है, रीढ़ की हड्डी के सामने होती है, रीढ़ की हड्डी के पीछे हो सकती है। अगला प्रश्न है,
रीढ़ की हड्डी की टीबी कहाँ होती है? सामान्यतः रीढ़ की हड्डी की टीबी इंटरवर्टिबल डिस्क में शुरू होती है, जिसके बाद रीढ़ की हड्डी में फैलती है। रीढ़ की हड्डी की टीबी सामान्यतः 4 प्रकार से हो सकती है या होती है। डिस्क में वर्टिब्रल डिस्क होता है, उसमें स्पाइनल रीढ़ की हड्डी के सामने, स्पाइनल रीढ़ की हड्डी के पीछे। ये आप देख रहे हैं, ये एक रीढ़ की हड्डी है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहलाती है। इसमें ही पहले रीढ़ टीबी स्टार्ट होता है, फिर रीढ़ की हड्डी में धीरे धीरे पूरे में फैलती है। ये 4 प्रकार से होती है। देखिए, ये डिस्क है, इसको प्रभावित करती है, ये प्रभावित कर रही है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये वर्टिब्रा को प्रभावित करती है, ये देखिए वर्टिब्रा को प्रभावित कर रही है। ये फिर इसके सामने प्रभावित करती है, ये देखिए सामने प्रभावित कर रही है। ये फिर इसके पीछे प्रभावित करती है, ये देखिए पीछे कर रही है। या तो ये सामने होती है या फिर पीछे होती है। अगला प्रश्न आता है, रीढ़ की हड्डी की टीबी के लक्षण क्या है? यदि किसी पेशेंट को 4 सप्ताह से अधिक कमर में दर्द है, दर्द की दवा लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, ये रीढ़ की हड्डी की टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य लक्षण जैसे कमर में अकड़ा रहना, जकड़ा रहना, दर्द रहना, सुबह उठे तो कमर में दर्द होना, सोते समय कमर में दर्द होना जिसके कारण नींद नहीं होना, बुखार आना, शाम को बुखार आना और अपने आप ठीक हो जाना, या सुबह बुखार आना अपने आप ठीक हो जाना, हाथ पैरों में कपकपी होना, दर्द होना, अकड़न होना, भूख नहीं लगना, प्यास नहीं लगना, ये सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी की टीबी के लक्षण क्या हैं? लक्षण, यदि 4 सप्ताह से अधिक समय तक कमर में दर्द है, दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, बार बार दर्द होता हो, तो यह रीढ़ की हड्डी की टीबी हो सकती है। इसके अलावा कमर में दर्द और अकड़न होना, खासकर रात में सोते समय या सुबह उठते समय कमर में दर्द होता है। रीढ़ की हड्डी में झुकाव आना, पैरों और हाथों में कमजोरी और सुन्नपन या कपकपी होना, हाथों और पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव होना, लैट्रिन और पेशाब करने में परेशानी होना, बुखार आना, शाम को बुखार आता है और सुबह ठीक हो जाता है, या सुबह बुखार आता है और शाम को ठीक हो जाता है, अचानक गर्मी लगना, अचानक ठंडी लगना, भूख प्यास नहीं लगना, खाना देखकर भी भूख की इच्छा नहीं होना, शरीर में कमजोरी होना, अचानक वजन कम होना, ये सभी लक्षण रीढ़ की हड्डी की टीबी के हो सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि रीढ़ की हड्डी की टीबी का पता कैसे लगाएं? डॉक्टर एक्सरे के माध्यम से, सीटी स्कैन के माध्यम से, सीबी नॉट के माध्यम से, एमआरआई के माध्यम से और बायोप्सी के माध्यम से रीढ़ की हड्डी की टीबी का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी की टीबी का पता कैसे लगाते हैं? एक्सरे के जरिए, सीटी स्कैन के जरिए, सीबी नॉट मशीन के जरिए। रीढ़ की हड्डी की टीबी मुख्यतः एमआरआई के जरिए, बायोप्सी के जरिए पता लगाते हैं। इन सभी प्रकार से रीढ़ की हड्डी की टीबी का पता लगा सकते हैं। देखिए, ये एक्सरे है, ये सीटी स्कैन है, ये एमआरआई है, ये सीबी नॉट है, ये बायोप्सी, इस प्रकार से लेते हैं। देखिए, एक्सरे में क्लियर मालूम नहीं पड़ता है कि पेशेंट को टीबी है कि नहीं, ना ही सीटी स्कैन से मालूम पड़ता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा बिगड़ गया तो देखो, ये रीढ़ की हड्डी डैमेज है, ये दिखाई दे रहा है। पर एमआरआई में पूरा क्लियर मालूम पड़ता है कि कौन सी डिस्क पे दबाव पड़ रहा है, कौन सी डिस्क सही है, कहाँ पे टीबी है, इससे क्लियर मालूम पड़ता है। यदि हम ब्लड या फिर मवाद या पस लेते हैं तो ये सीबी नॉट इसका क्लियर बता देती है कि आपको टीबी है कि नहीं, और बायोप्सी से तो पूर्ण क्लियर हो जाता है कि आपको टीबी है कि नहीं। अब अगला प्रश्न आता है कि रीढ़ की हड्डी की टीबी में सर्जरी की आवश्यकता होती है। क्या रीढ़ की हड्डी की टीबी में ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है? 95% रीढ़ की हड्डी की टीबी में ऑपरेशन कराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये दवाओं से ठीक हो सकता है। सिर्फ
5% पेशेंटों को ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। यदि किसी पेशेंट में रीढ़ की हड्डी में पस बन रही हो, मवाद बन रही हो या डिस्क थोड़ी सी भी खिसक गई हो तो उसे करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए हमें ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। अन्यथा 95% दवाओं के माध्यम से रीढ़ की हड्डी की टीबी ठीक हो सकती है। प्रश्न है, क्या बिना सर्जरी के स्पाइन रीढ़ की हड्डी की टीबी ठीक हो सकती है? हाँ, 95% मरीज बिना सर्जरी ऑपरेशन के दवाओं से ठीक हो सकता है। 5% मरीजों को सर्जरी ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, जैसे जब मरीज की रीढ़ की हड्डी या शरीर में पस मवाद बन रही हो तो उसे इंजेक्शन या ओपन ऑपरेशन के माध्यम से निकाला जाता है। या रीढ़ की हड्डी गल रही हो या अक्षम विकृत हो रही हो तो डॉक्टर के द्वारा रीढ़ की हड्डी में स्क्रू के माध्यम से या अन्य माध्यम से रीढ़ की हड्डी में सपोर्ट दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रीढ़ की हड्डी डैमेज हो चुकी है, ये दिखा रहा है आपको। इसमें ऑपरेशन के द्वारा स्क्रू लगाया जा रहा है, ये देखिए सपोर्ट दिया जा रहा है। ये स्थिति तब आती है जब पेशेंट बहुत लापरवाही करता है, अदरवाइज 95% पेशेंट दवाओं से ही ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न आता है कि रीढ़ की हड्डी की टीबी को ठीक होने में कितना समय लगता है। रीढ़ की हड्डी की टीबी एक दर्दनुमा रोग है जिससे पेशेंट को पैरों में, कमर में बहुत दर्द होता है। इसको ठीक होने में कम से कम नहीं तो 1 साल से 2 साल के बीच लगता है। ये स्थिति मरीज के स्थिति पर निर्भर करती है कि वह कितनी जल्दी इस बीमारी से रिकवरी कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी की टीबी के मरीज का इलाज कितने समय तक चलता है? रीढ़ की हड्डी की टीबी का इलाज मरीज की स्थिति के अनुसार लगभग 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में होता है। यदि मरीज की स्थिति में जल्द से जल्द सुधार आता है तो लगभग 1 वर्ष में इलाज पूर्ण हो जाता है। यदि मरीज की स्थिति में सुधार नहीं आता है तो इलाज लगभग 1.5 वर्ष से 2 वर्ष तक लग सकता है। रीढ़ की हड्डी की टीबी में कमर और पैरों में बहुत दर्द होता है, जो डॉक्टर की सलाह एवं परामर्श पर नियमित 2 माह से 6 माह के बीच में लगातार टीबी की दवा लेने से दर्द ठीक हो जाता है या कमर एवं पैर के दर्द में कमी आ जाती है। आप देख सकते हैं, ये एक रीढ़ की हड्डी है कि हर रीढ़ की हड्डी से एक नस गई है पैरों के पास। यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरे बॉडी में रीढ़ की हड्डी से ही नसें पैरों में गई हैं, देख रहे हैं आप। ये देखिए कितनी छोटी छोटी नसें रहती हैं। जब इसमें पस या मवाद बनता है या डिस्क सकती है तो ये नस को दबाती है, ये नस को दबाती है जिससे पूरे पैरों में दर्द आता है। इसी कारण पूरे पेशेंट को कमर में और पैरों में दर्द होता है। अगला प्रश्न आता है कि रीढ़ की हड्डी की टीबी की लापरवाही से क्या होता है। यदि कोई पेशेंट रीढ़ की हड्डी की टीबी में लापरवाही बरतता है, समय पर इलाज नहीं कराता है, समय पर दवा ही नहीं लेता है या बीच में ही दवा छोड़ देता है तो पेशेंट को कुबड़ निकल सकती है, उसकी हड्डी घुल सकती है, वो हमेशा के लिए अपाहिज हो सकता है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी की टीबी में लापरवाही से क्या होता है? सही एवं नियमित रूप से पूर्ण इलाज नहीं कराने से टीबी के मरीज के शरीर में पस बनने लगता है और रीढ़ की हड्डी घुलने लगती है। यदि टीबी का सही तरीके से सही इलाज नहीं कराया गया तो मरीज हमेशा के लिए विकलांग हो सकता है। चूंकि रीढ़ की हड्डी शरीर का महत्वपूर्ण अंग होती है, इसमें एक बार विकृति आने पर वह बहुत मुश्किल से ठीक होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एमआरआई में, ये देखिए हड्डी विकृत हो गई है, ये हड्डी घुल गई है। इसमें रॉड डाल के इनको सीधा किया गया है। इस तरफ देख रहे हैं ये गुलाबी गुलाबी, ये टीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी की टीबी स्पाइन टीबी में लापरवाही से क्या हो सकता है? यदि मरीज इलाज में लापरवाही बरतता है, जैसे नियमित समय पर टीबी की दवा नहीं लेता है, टीबी की दवा को बीच में ही छोड़ देता है, बिना डॉक्टर की सलाह पर बार बार दवा बदलता है,
दर्द में आराम नहीं लगने की स्थिति में मरीज बार बार लगातार डॉक्टर बदलता है या निर्धारित डॉक्टर से इलाज नहीं कराता है, जिससे इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता है, मरीज हमेशा के लिए अपाहिज हो सकता है, मरीज को उबर निकल सकती है, रीढ़ की हड्डी गलने लगती है जिससे पस या मवाद बनने लगता है, पूरे शरीर में इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है। ये आप देख सकते हैं, ये इस पेशेंट की रीढ़ की हड्डी गल गई है, इससे कुबड़ निकल आया है या विकृत हो गई है इसकी हड्डी। देखिए ये कुबड़ निकल आया है, ये देखिए एक रॉड डली हुई है, विकृत हो गई है, ऐसा हो गया। इस टाइप से हो सकता है। प्रॉपर इलाज कराया जाए तो ये पूर्णतः ठीक हो सकती है, ऐसी स्थिति नहीं आ सकती। अगला प्रश्न आता है कि रीढ़ की हड्डी की टीबी मौत का कारण हो सकती है। यदि पेशेंट नियमित और सही तरीके से इलाज कराता है, बीच में नहीं छोड़ता है, तो टीबी का पूर्ण इलाज है। यदि पेशेंट लापरवाही बरतता है, जिससे पेशेंट के पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है, यह मौत का कारण हो सकता है। प्रश्न आता है कि रीढ़ की हड्डी की टीबी में कौन कौन सी दवाई लेना चाहिए और कितने समय तक लेना चाहिए। रीढ़ की हड्डी की टीबी में दवाएं डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए। ये दवाएं मुफ्त में सरकारी दवाखाने में या हॉस्पिटल में भी मिलती हैं और इसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही लेना चाहिए। ये दवाएं 1 साल तक चलती हैं। अगला प्रश्न आता है, क्या रीढ़ की हड्डी की टीबी या स्पाइन टीबी से मौत का कारण बन सकती है। रीढ़ की हड्डी की टीबी का इलाज है, इससे पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। रीढ़ की हड्डी की टीबी में लापरवाही बरतने पर रीढ़ की हड्डी के अलावा शरीर के अन्य भागों में इन्फेक्शन फैलने से मृत्यु भी हो सकती है। यह स्थिति बड़ी लापरवाही से आती है, अन्यथा रीढ़ की हड्डी की टीबी का पूर्णतः इलाज है। अगला प्रश्न आता है, रीढ़ की हड्डी में टीबी की दवा कौन सी है और दिन में कितनी लेना चाहिए। रीढ़ की हड्डी के विशेषज्ञ डॉक्टर या टीबी के विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह पर टीबी की दवा लेना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटलों से भी टीबी की दवा मुफ्त में मिलती है, जिसे डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए। टीबी की दवा लेने के बाद समय समय पर शरीर की जांच डॉक्टर की सलाह एवं परामर्श से कराना चाहिए। मेरे हिसाब से 1 महीने में कम से कम 1 बार या 2 बार तो जांच कराते रहना चाहिए, इससे मालूम पड़े कि टीबी की दवा कितनी असर कर रही है। ये चार्ट है गवर्नमेंट का, ये वजन के हिसाब से डोजेस दिए जाते हैं, ये आप देख लें। अगला प्रश्न आता है कि रीढ़ की हड्डी की टीबी दोबारा हो सकती है। यदि पेशेंट सही तरीके से इलाज कराए तो यह दोबारा नहीं होती है। यदि पेशेंट लापरवाही करता है तो यह बैक्टीरिया जो टीबी का है वो अस्थि मज्जा में जाकर छुप जाता है। फिर वहां से यदि पेशेंट कमजोर स्थिति में आता है तो फिर से वो अटैक कर सकता है। अगला प्रश्न आता है कि रीढ़ की हड्डी की टीबी को ठीक होने में कितना समय लगता है। ये एक दर्दनुमा रोग है, इसको ठीक होने में कम से कम 1 साल लगता है। पेशेंट की स्थिति यदि सही है तो यह 1 साल में पूर्णतः ठीक हो जाता, अन्यथा 1 साल से 2 साल के बीच में इसको ठीक होने में समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक बार टीबी होने के बाद दोबारा टीबी हो सकती है। सही एवं नियमित रूप से पूर्ण इलाज कराने से टीबी दोबारा नहीं होती है। यदि टीबी का सही तरीके से सही इलाज नहीं कराया जाए या समय से पूर्व इलाज छोड़ दें तो संभवतः दोबारा टीबी हो सकती है, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया इलाज के दौरान अस्थि मज्जा की मूल कोशिकाओं में जाकर छिप जाता है। शरीर की कमजोर स्थिति आने पर फिर उभर आता है। जैसा आप देख सकते हैं, ये हड्डी है, ये हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा होती है जिसे बोन मैरो बोलते हैं, इसमें जाके ये छुप जाता है। जब अब इसका इलाज होता है, टीबी की दवाई खाई जाती है, इसमें जाकर छुप जाता है। यदि टीबी की दवा बीच में छोड़ देते हैं तो ये फिर से बाहर निकलकर अटैक करता है। टीबी की दवा प्रॉपर और पूर्ण समय पर ली जाती है तो वो बैक्टीरिया को मार देती है, फिर वो यहाँ छुप नहीं सकता। नेक्स्ट प्रश्न आता है, रीढ़ की हड्डी की टीबी ठीक होने में
कितना समय लगता है? रीढ़ की हड्डी की टीबी में इलाज का समय मरीज की स्थिति के अनुसार लगता है। चूंकि रीढ़ की हड्डी की टीबी एक दर्दनुमा बीमारी है जो टीबी के बैक्टीरिया के द्वारा पस मवाद बनाने और रीढ़ की हड्डी को गलाने से होती है, जिससे अत्यधिक दर्द, कमर दर्द एवं पैर में दर्द होता है। मरीज बिस्तर या बेड पर आ जाता है। यदि नियमित सही इलाज कराया जाए तो मरीज 1 से 6 माह के अंदर फिर से चलने फिरने लायक हो जाता है, चलने फिरने लगता है। नियमित एवं सही इलाज से मरीज 1 वर्ष में पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। मरीज की स्थिति के अनुसार 2 वर्ष तक भी लग सकते हैं। हालांकि इसका इलाज कम से कम 1 वर्ष का है और अधिकतम 2 वर्ष में ये पूर्णतः ठीक हो जाता है। लेकिन मरीज की स्थिति ठीक है तो 1 वर्ष में इसका इलाज पूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न आता है कि रीढ़ की हड्डी की टीबी का लास्ट स्टेज क्या होता है? यदि कोई पेशेंट नियमित और सही तरीके से इलाज नहीं कराता है तो टीबी के बैक्टीरिया में खासियत होती है कि वो हर दवा के प्रति रेसिस्टेंट उत्पन्न कर लेता है, अर्थात प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेता है। फिर वो दवा उस बैक्टीरिया को मारने में असमर्थ रहती है। मरीज की स्थिति मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट MDR की हो जाती है, जिससे कि मरीज को वो दवाएं असर करना बंद कर देती हैं। अगला प्रश्न है, टीबी का लास्ट स्टेज क्या होती है? चूंकि हम जानते हैं टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। यह बैक्टीरिया बहुत खतरनाक एवं ताकतवर होता है जो शरीर से आसानी से नहीं जाता है। इस बैक्टीरिया की एक खासियत होती है कि यह अपने बचाव के लिए दवा के प्रति रेजिस्टेंट प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेता है। यदि कोई मरीज नियमित टीबी की दवा लेने में लापरवाही बरतता है या बार-बार बिना डॉक्टर की सलाह के अपने मन से दवा बदलता है या इलाज में लापरवाही करता है तो टीबी का बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक एवं टीबी की दवा के प्रति रेसिस्टेंट प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेता है, जिससे एंटीबायोटिक एवं टीबी की दवा टीबी के बैक्टीरिया को मारने में सक्षम नहीं रह जाती है। इसलिए तो डॉक्टर कहते हैं आपके शरीर का बैक्टीरिया बहुत ताकतवर हो गया है। मरीज की यह स्थिति मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस MDR कहलाती है, जिससे पहले की टीबी की दवा मरीज को असर करना बंद कर देती है। मरीज गंभीर कुपोषित हो जाता है, शरीर में ताकत नहीं रह जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये दवाएं हैं। इस दवा को लिया पेशेंट ने और बीच में छोड़ दिया तो ये दवा से ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट उत्पन्न कर लेता है, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेता है। यदि अब ये दवा इसको दी जाएगी तो यह शरीर में ये बैक्टीरिया में असर नहीं करेगी। देखिए ये एंटीबायोटिक दी गई, ये एंटीबायोटिक एक बार दी गई उसके बाद बंद कर दी गई। यदि बंद कर दी गई तो ये बैक्टीरिया इस पर अटैक करता है और इसको निष्क्रिय कर देता है, यानी ये एंटीबायोटिक के प्रति ये रेसिस्टेंट उत्पन्न कर देता है, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। अब ये एंटीबायोटिक इसको फिर से दी जाती है तो ये असर नहीं करती। यदि हम दूसरी एंटीबायोटिक देते हैं और उसको भी बीच में बंद कर देते हैं तो ये उस पर भी हावी हो जाता है बैक्टीरिया और उस पर तो शरीर पर वर्किंग नहीं करने देता है, या शरीर पर इस्तेमाल नहीं होने देता है। इसलिए बोलते हैं कि टीबी की दवा बीच में नहीं छोड़ना, इलाज बीच में नहीं छोड़ना, एक प्रॉपरली इलाज कराना। अगला प्रश्न आता है कि रीढ़ की हड्डी की टीबी में क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए? सबसे पहले पेशेंट को धैर्य रखना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी की टीबी का पूर्णतः इलाज है। इसके बाद सही डॉक्टर से सही और नियमित दवा खाना चाहिए, बीच में दवा नहीं छोड़ना चाहिए या पूर्ण इलाज होने से पहले दवा नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी की टीबी में यदि पेशेंट को पस या मवाद बन रही है तो उस जगह पर मालिश या मलना नहीं चाहिए, जिससे कि पस पूरे शरीर में फैल सकती है। सही डॉक्टर की सलाह पर उस पस या मवाद को निकलवाना चाहिए।
चाय अधिक नहीं पीना चाहिए, जिससे क्या होता है पेशेंट को बार बार पेशाब लगती है। चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लहसुन खाया जा सकता है। इसके अलावा पेशेंट को टीबी के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रॉपर खाना खाना चाहिए, नियमित खाना खाना चाहिए, क्योंकि टीबी से लड़ना है तो टीबी के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारे शरीर को पोषक तत्वों की अति आवश्यकता होती है। इसका अर्थ ये है कि आपको पूर्ण और सही पोषक तत्व खाने के रूप में लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी की टीबी में मरीज को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? उचित एवं सही डॉक्टर से रीढ़ की हड्डी की टीबी का इलाज कराना चाहिए। यदि रीढ़ की हड्डी में पस मवाद बन रही हो तो उस जगह को मलना नहीं चाहिए, जिससे पस या मवाद पूरे शरीर में फैल सकती है। डॉक्टर की सलाह परामर्श से इसे निकलवाना चाहिए। टीबी हुई स्थान पर सिकाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है। टीबी से संबंधित थेरेपी डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। टीबी की दवा बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना बार बार दवा बदलना नहीं चाहिए। चाय कॉफी का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए, जिससे आपको बार बार पेशाब लगती है और शरीर से पानी की कमी होती है। आप ग्रीन टी पी सकते हैं, पर ज्यादा नहीं पीना है। कच्चे लहसुन खा सकते हैं। डॉक्टर की सलाह पर डाइट चार्ट प्लान करके प्रतिदिन खाना चाहिए। टीबी का मरीज खाना पीना छोड़ देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया और ताकतवर हो जाता है। टीबी के टीबी के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए शरीर को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आता है कि रीढ़ की हड्डी की टीबी में किस डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? रीढ़ की हड्डी की टीबी के लिए आप न्यूरोसर्जन से, स्पाइन सर्जन से या टीबी विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, रीढ़ की हड्डी की टीबी के इलाज के लिए कौन से डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? रीढ़ की हड्डी की टीबी के इलाज के लिए निम्नलिखित डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं: एमबीबीएस, एमएस, एमसीएच, न्यूरोसर्जन; एमबीबीएस, डीएनबी, न्यूरोसर्जन; एमबीबीएस, एमएस, आर्थो, स्पाइन सर्जन। टीबी के विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह से इनमें से किसी भी डॉक्टर से सलाह एवं परामर्श लेकर इलाज कराया जा सकता है। मेरी सलाह में न्यूरोसर्जन से आपको अवश्य इलाज कराना चाहिए, क्योंकि उनको रीढ़ की हड्डी के बारे में और उसकी नसों के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। ये जानते हैं, देखिए आपको रीढ़ की हड्डी से कितनी नसें निकल रही हैं। यदि इसमें मवाद या पस जमी है या कोई हड्डी या डिस्क सक रही है तो जिससे ये नसें दबती हैं, इससे पैरों में और रीढ़ की हड्डी में और कमर में बहुत दर्द होता है। ये न्यूरोसर्जन अच्छे से जानते हैं। मेरी सलाह में तो न्यूरोसर्जन से ही इलाज कराना चाहिए। मेरी सलाह है रीढ़ की हड्डी की टीबी का पूर्णतः इलाज है, इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, नियमित इलाज कराना चाहिए। आप 1 साल में पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि यह बहुत दर्दनुमा बीमारी है, जिससे मरीज को बहुत दर्द होता है। धैर्य रखें, आप पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। लापरवाही आपको अपाहिज बना सकती है। जिस प्रकार कोई भी अनजान व्यक्ति आपके घर में आ जाता है तो आप उसे भगा देते हैं, उसी प्रकार एक अनजान बैक्टीरिया आपके शरीर में आ गया है, उसे हमें लड़के भगाना है। घबराएं नहीं, डरे नहीं, आपको टीबी से पूर्णतः ठीक होना है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यह वीडियो उन मरीजों और उन परिवारों को भेजें जो रीढ़ की हड्डी की टीबी से ग्रस्त हैं, जिससे उन्हें मोटिवेट मिलेगा कि वो ठीक हो सकते हैं और वह सही तरीके से इलाज करा सकते हैं। मेरी सलाह, मैं समझ सकता हूँ कि रीढ़ की हड्डी की टीबी में कमर और पैरों में मरीज को बहुत दर्द होता है, जो असहनीय होता है, जिससे मरीज बिस्तर बेड पर आ जाता है। आराम न लगने से मरीज बार बार डॉक्टर बदलते रहते हैं। यदि डॉक्टर सही है तो बार बार डॉक्टर नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि नए डॉक्टर को फिर से आपकी स्थिति का पूर्ण अवलोकन करना पड़ सकता है।
रीढ़ की हड्डी की टीबी का इलाज लंबा चलता है, लगभग 1 वर्ष। यदि किसी मरीज को जल्दी एवं किसी मरीज को देर से आराम लगता है, लेकिन आराम अवश्य लगता है। रीढ़ की हड्डी की टीबी का पूर्णतः इलाज है, जिससे मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है। इलाज में लापरवाही आपके शरीर और आपके लिए घातक हो सकती है। आपसे अनुरोध है कि आप पूर्ण एवं सही डॉक्टर की सलाह पर एवं मार्गदर्शन से इलाज कराएं। यदि आपको भूख प्यास नहीं लग रही है तो थोड़ा थोड़ा करके 1-2 घंटे में खाएं एवं पानी 1-1 कप 15-15 मिनट में पिएं, क्योंकि टीबी के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए शरीर को पोषक तत्व की अति आवश्यकता होती है। जिस प्रकार कोई अनजान व्यक्ति, जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय इत्यादि आपके घर में प्रवेश या घुस जाता है तो आप उसे बाहर भगा देते हैं, भले ही वह कितना खतरनाक या ताकतवर क्यों ना हो। तो आपके शरीर में टीबी के बैक्टीरिया प्रवेश या घुस गए हैं तो क्या आप अब उसे छोड़ देंगे? नहीं, उसे भी हमें भगाना है। उससे हारना नहीं है, उसे हराना है। सही एवं नियमित इलाज कराने से आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। धैर्य रखें, क्योंकि यह इलाज 1 वर्ष के लगभग चलता है और बीमारी में आराम धीरे धीरे लगता है। इसका पूर्ण इलाज है, घबराएं नहीं एवं हिम्मत बनाए रखें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप यह वीडियो उन मरीजों को या उनके परिवारों को भेजें जो रीढ़ की हड्डी की टीबी से संघर्ष कर रहे हैं, जिससे उनको रीढ़ की हड्डी की टीबी की बेसिक जानकारी हो सके, डर खत्म हो सके, टीबी का प्रॉपर एवं सही इलाज हो सके। यदि आपको रीढ़ की हड्डी की टीबी के और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे द्वारा बताए गए डॉक्टर से संपर्क कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरह जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। धन्यवाद।